नमस्कार, चुनाव पूर्व विश्लेषण के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं कि 2014 में वो क्या परिस्थितियां थी कि यूपीए को हार का सामना करना पड़ा और एनडीए को भारी जीत मिली। इसी हिसाब किताब को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे खेती की, किसानों की और सामाजिक नीतियों की। यूपीए में किसानों के क्या हालात थे, एनडीए ने किसानों की हालत सुधारने के लिए क्या प्रयास किए और दोनों सरकारों ने सामाजिक कार्यक्रमों को कैसे अंजाम दिया। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे आज के शो वोट का हिसाब में। खेती की बात आती है तो आंकड़े बताते हैं कि यूपीए 2 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कृषि विकास की दर एनडीए के शासन काल से बेहतर रही। यूपीए 2 के 5 सालों में कृषि की औसत विकास दर 3.9% थी, जबकि एनडीए के शासनकाल में यही विकास दर 2.52% रही। फिर भी क्या कारण है कि किसान यूपीए 2 की सरकार में खुश नहीं था? गन्ने से लदे ट्रकों और ट्रैक्टरों की ये कतार चीनी मिल के आगे किसानों ने अपना माल बेचने के लिए लगा रखी है। किसान ये गन्ना मिल के आगे जमा कर देंगे, लेकिन इन्हें इसकी कीमत कब मिलेगी इसका पता नहीं। सालों से ये किसान यही करते आ रहे हैं और चीनी मिलों पर इनकी 70% रकम बकाया है। लेकिन एनडीए सरकार ने पिछले साल इन किसानों की मुसीबत कम करने के लिए कुछ कदम उठाए। जून 2018 में सरकार ने चीनी उद्योग के लिए 7,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज में 1,175 करोड़ रुपए चीनी के गोदाम बनाने के लिए रखे गए। इन गोदामों में 30 लाख टन चीनी रखी जा सकेगी। साथ ही सरकार ने चीनी का न्यूनतम मूल्य 39 रुपए प्रति किलो रखा। इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अगले 5 सालों के लिए 4,500 करोड़ रुपए दिए। उम्मीद की जा रही है कि गन्ना उत्पादन में लगे किसानों की समस्याओं को हल किया जा सकेगा। यही हाल दूसरी फसलों का भी रहा। यूपीए 2 के 5 सालों के कार्यकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य में चावल में करीब 27.5%, ज्वार में 44%, अरहर में 46%, गेहूं में 21.5%, चने में 44.23%, सूरजमुखी में 44% और नारियल के समर्थन मूल्य में 15.25% की बढ़त देखी गई। अगर हम एनडीए के दौरान समर्थन मूल्य में वृद्धि की बात करें तो ये बढ़त यूपीए 2 से कम ही रही। लेकिन एक बात जो एनडीए के पक्ष में गई वो ये कि किसानों को ये समर्थन मूल्य वाकई मिला, जबकि पिछली सरकारों में अक्सर छोटे और मझोले किसान अपनी उपज मंडियों तक ले ही नहीं जा पाते थे। उन्हें अपनी फसल बड़े किसानों या बिचौलियों को औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती थी। यानी जो पैसा किसानों के पास जाना चाहिए था वो अक्सर कहीं और गया। ऐसे में किसानों में असंतोष होना स्वाभाविक था। एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में एमएसपी तो बढ़ाया ही, साथ ही किसानों के लिए ढांचागत सुविधाएं भी तैयार की। जनधन खातों के तहत उनके लिए बैंकों में खाते खुलवाना, जिससे सब्सिडी का ट्रांसफर सीधे उनके खाते में हो। ई-नाम का विकास, जिससे किसानों को पता लग सके कि उसे किस मंडी में बेहतर दाम मिलेगा। उसके लिए कृषि बीमा योजना लाना, सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त कराना। एनडीए के दौरान कृषि विकास दर में कमी का कारण 2 साल पड़े सूखे को भी दिया जा सकता है, लेकिन ये किसी भी सरकार की कमी या उपलब्धि की तरफ इशारा नहीं करता। रचनात्मक ढंग से योजनाओं का विकास और सही दिशा में धन खर्च ही आखिरकार नतीजे देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2014 और 2019 में क्या कुछ बदला है, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में 3 खास मेहमान। रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, नमस्कार। राहुल महाजन मौजूद हैं जो एडिटर इन चीफ हैं राज्यसभा टीवी के, और साथ ही यतीश रजावत हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों का स्वागत है। रामकृपाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। गन्ना हो, गेहूं हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गोदाम की, उन सबको दूर किया, वो कमी दूर की। किस तरह से आंकते हैं आप 2014 से 2019 का सफर?
देखिए, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर खेती बाड़ी के बारे में बात करें तो 5 साल का पीरियड बहुत ही एक छोटा सा पीरियड होता है, क्योंकि लेकिन ये तय है, अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि ये जो फार्म डिस्ट्रेस या जो खेती का संकट है, इसको इस सरकार ने गंभीरता से लिया और उसको दूर करने की कोशिश की। जो नीतियाँ इन्होंने अपनाई हैं वो इतने सालों का लंबा संकट है, वो अचानक सब खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी ने इस बात का एहसास किया है कि समस्या की जड़ क्या है। जैसे पहले क्या था, समस्या की जड़ जैसे आपने वो डेटा दिया कि विकास दर इतनी थी, अब कम हो गई। सवाल इस बात का है कि विकास किसान ज़्यादा पैदा कर रहा है, उसका फ़ायदा किसान को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मूल बात ये थी, कम पैदा करके भी अगर उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो आपने उसमें अभी कहा, साधारण बात ये है कि हमारे यहाँ तमाम आज़ादी के बाद से कानून बने, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, यानी जो भी जो चीज़ें हैं, यानी अगर किसी चीज़ की पैदावार कम होती है तो उस संकट से निपटने के कानून तमाम बने, यहाँ से वहाँ न जाए, वहाँ से यहाँ न, तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन सरप्लस जो होता है, सरप्लस पैदावार, ये एकदम उल्टी हो गई जी। पैदावार बढ़ गई है, ईमानदारी की बात यह है। और जब पैदावार बढ़ती है तो किसान का उसको मूल्य कम मिलता है। तो दो चीज़ें थी, एक तो किसान को पैदावार अगर बढ़ भी जाए तो भी उसकी चीज़ों को मूल्य उसको दिया जाए ज़्यादा, जैसे एमएसपी बढ़ाया, तमाम तरह की और चीज़ की। और सबसे बड़ी बात जो रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। गाँव में चौधरी चरण और नेहरू में जब इसी बात पर विभेद हुआ था, जब वो कोऑपरेटिव फार्मिंग के बाद नेहरू जी का एक सिद्धांत था, तो चौधरी चरण सिंह कहते थे कि नहीं, किसान को आप कोई कर्ज वर्ज उसका मत माफ़ कीजिए, उसको सड़क दीजिए और मंडी दीजिए। दो चीज़ कीजिए इस मुल्क में, किसान मेहनत करता है, आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो बेसिक बात यह है कि फार्म डिस्ट्रेस को इस माना गया कि यह संकट है, वो संकट पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, कोई भी सरकार के बूते का नहीं तुरंत ख़त्म कर दे, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए जो कोशिशें की गई हैं इस सरकार ने, निश्चित तौर पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पहला उसका एक वो है जी। दूसरा क्या है, ग्रामीण गाँवों में सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेज़ी से विकास हो रहा है कि अभी नहीं, आने वाले समय में सबको ये महसूस होगा उसका क्या है। तीसरा, मंडी, जो पहले ये होता था कि नहीं आपको यहाँ नहीं करना, सारे वो प्रतिबंध हटाइए, किसान अपना जहाँ भी हो सकता है, जहाँ भी उसको उचित मूल्य मिलता है वहाँ ले जाए जी। और तीसरी चीज़, सिंचाई के बारे में जो किया गया है, बहुत परियोजनाएं हैं, बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं, अभी आगे भी वो बढ़ेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं अल्टीमेटली, और सबसे बड़ी बात जिसको मैं रिवॉल्यूशनरी स्टेप मानता हूँ कि अभी तक किसान, मैं जानता हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ और मैंने देखा है, टिकैत का आंदोलन शुरू हुआ था कांग्रेस के रिजिम में, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे और टिकैत यहीं मेरठ में क्या हुआ था जी। वहाँ से लेकर के गन्ने पड़े रहते थे, खेतों में जलाए जाते थे। नासिक में टमाटर 2012 में, याद लीजिए, ठेले के ठेले ऐसे टमाटर फेंक दिए गए सड़कों पर, बहुत सारा हुआ। तो सवाल इस बात का नहीं है कि उत्पादन कितना बढ़ गया, सवाल इस बात का है कि जो उत्पादन कर रहा है उसको कितना पैसा मिलता है। अभी एक खबर छपी थी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में, डबल डिलाइट, उसमें था कि इन्फ्लेशन इतनी कम हो गई है, वो तो ठीक है, शहरी लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक लाइन ये भी थी कि ये जो है फलों और सब्जियों के दाम में डिफ्लेशन है। बिल्कुल, ये डिफ्लेशन जो होता है किसान को वो करता है। तो जब सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम ये हुआ, इस देश के किसान को ये लग रहा है कि मेरे खाते में कोई पैसा डाल सकता है। अब तक किसान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इतने टैक्स होते थे, उससे लिया ही जाता था। तो देखिए, इसको आप फिनेंशियल टर्म में मत देखिए, एक तरह का ये सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। बिल्कुल, किसान को ये लग रहा है कि कोई सुध ही मेरी लेने वाला है। बिल्कुल, बात 2000 की नहीं है, बात 6000 की नहीं है, ये एक शुरुआत है और ये एड ऑन है। ये ऐसा नहीं है कि किसी की कीमत पर हो रहा है, कोई चीज़ घटा करके हो रहा है। आपको जो गांव में हुआ है, मुफ्त घर मिलना, आपको घर बनाना, शौचालय, सारी चीज़ों के बाद ये एड ऑन है और ये शुरुआत है, ये आगे बढ़ेगा।
बिल्कुल, जैसे यतीश आपने सुना रामकृपाल जी की बात, और साथ में सभी सेक्टर्स का या कहें सभी एरियाज का ध्यान रखा गया है, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो। इन्फ्लेशन अगर कम रहा तो साथ में किसानों की भरपाई हो, इसका भी ध्यान रखा गया। मार्केटिंग पे बहुत जोर दिया गया इस बार। देखिए, आप अगर सरकार का 2014 का मैनिफेस्टो पढ़े तो उसमें एक पूरा सेक्शन है जिसमें बात की गई है कि मंडी क्यों ज़रूरी है और सिर्फ एपीएमसी को ख़त्म करना क्यों काफ़ी नहीं है जी। क्योंकि एपीएमसी से अगर जब आप मंडी ख़त्म कर देते हैं या मंडी पे बिचौलियों के कारोबार को ख़त्म कर देते हैं तो किसान कहाँ बेचेगा जाके। बिल्कुल। तो इसीलिए आप देखिए जो महाराष्ट्र में जो काम हुआ है, जो फडणवीस सरकार ने किया है, और ये सारा काम जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो आप समझिए कि वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाता है। केंद्र सरकार पैसा दे सकती है, स्कीम बना सकती है, पॉलिसीज निर्धारित कर सकती है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट को करना है। तो एक जो मुख्य बड़ा इम्पोर्टेंट जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो है किसान मंडीज़ का बनना, और उन मंडीज़ का बनना कहाँ पे, शहरों में बनना। तो आप महाराष्ट्र में देखिए तो बम्बई, पुणे, औरंगाबाद सब जगह किसान मंडी बनाई गई है, राज्य सरकार ने बनाई है, जिससे किसान सीधा मंडी में सामान ला सके, बीच की जो कड़ी है वो खत्म हो जाए। ये उन्होंने कोशिश की है। लेकिन देखिए, जैसे रामकृपाल जी कह रहे थे कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि खेती एक ऐसी चीज़ है जो कोई एक सरकार या 5 साल में नहीं दुरुस्त हो सकती, क्योंकि इसमें फंडामेंटल चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इसमें? सबसे बड़ा चैलेंज है कि किसान का इनपुट कॉस्ट क्या है। दूसरा चैलेंज है कि उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, यानी कि उसकी लेबर का और उसके जो फर्टिलाइजर्स का वो कॉस्ट क्या है। तीसरा, उसको उसका मूल्य क्या मिल रहा है, और उस मूल्य में से उसके पास फिर इन कॉस्ट को निकालने के बाद बच क्या रहा है। तो जो सरकार ने जो काम किया, 3 काम आप देखिए। पहले जब फर्टिलाइज़र दिया जाता था उस पर सब्सिडी दी जाती थी, सब्सिडी दी जाती थी इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो प्राइस कम होके किसान को खरीद सकता था। लेकिन क्योंकि फर्टिलाइज़र का प्राइस कम होता था तो उसका डाइवर्शन हो जाता था इंडस्ट्री में। अमोनियम नाइट्रेट है तो अमोनियम नाइट्रेट खेती में भी यूज़ हो सकता है और प्लाईवुड में भी यूज़ हो सकता है। बिल्कुल। तो प्लाईवुड वाले उसको खरीद के ले जाते थे क्योंकि वो सस्ता है। तो सरकार ने आते ही क्या किया, और ये सबसे पहले किसने किया, GNFC ने, नीम कोटिंग। यानी जब आप 100% फर्टिलाइजर को नीम से कोट कर देंगे तो वो और किसी इंडस्ट्रियल यूजेज में नहीं जा सकती। तो यानी कि जो किसानों के लिए जो, अब आप ये कहेंगे कि कोई मतलब इनॉर्मस रिफॉर्म नहीं था, लेकिन ये है डायरेक्टली जो फर्टिलाइजर उनको मिलना था उनको मिला। उस प्राइस पे जिस पे मिलना था उन्होंने खरीदा। दूसरा पार्ट, पिछले सरकार और इस सरकार में अलग तरीका जो सोचने का अलग था। पिछली सरकार ने कहा कि किसान की आय कम है या लैंडलेस लेबर बहुत ज़्यादा है, जिनके पास ना ज़मीन है ना खेती है, तो उनको हम मनरेगा बना देते हैं और हम उनको पैसा बांटते हैं जी। लेकिन उस स्कीम का फेलियर क्या था कि उस स्कीम से कोई पैसा तो बांटा, हर साल 35,000 40,000 करोड़ रुपए पिछली सरकार ने बांटा, करीब 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए 7 साल में बांटा गया। लेकिन उसका जमीन पे वो उन किसानों तक नहीं पहुंचा कि वो, क्योंकि वो किसान आइडेंटिफाइड नहीं थे, उनके खाते सही नहीं थे। तो बीच में जो सरपंच और बीडीओ और डिविजनल की जो करप्शन लेयर थी, जिसको कहा जाता है आजकल, मतलब एक तरह से वो ग्रास रूट तक करप्शन ले गए। बिल्कुल। तो वो लेयर उसको खत्म कर गई। इस सरकार ने क्या किया, उसको उसी पैसे, बल्कि उसके एक नई स्कीम बना के डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है उनके बैंक अकाउंट में। तो देखिए, सोच में बदलाव, तो वो पैसा उनके पास सीधा जा रहा है जी। और भी कई चीजें करने के लिए हैं जी, लेकिन इस बीच राहुल, जिस तरह से बताया यतीश ने भी कि सिंचाई हो, बीज हो, फसल हो, इन सब का ध्यान रखा गया। जो बेसिक चीज़ें थी जो एक फार्मर को बहुत सीरियस रहता था वो उन चीज़ों को लेकर, उन सब का ध्यान रखा गया। लेकिन साथ ही फार्म लोन वेवर पर अड़िग रही सरकार, एक तरह से उनका डिटर्मिनेशन दिखा और उससे बेहतर उन्होंने पीएम किसान एक लेकर आए। तो इससे इसे किस तरह आंकते हैं आप? देखिए, एक तो जो सरकार की अप्रोच है, सरकार की जैसे उनका एक अप्रोच इससे दिखाई देती है, वो कहते हैं बीज से मंडी तक। तो ये जो अप्रोच है तो वो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है एग्रीकल्चर की तरफ जी।
जब भी मैं इस तरह के विषयों को देखता हूं तो मैं उसको बहुत नीचे से देखता हूं। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूं कि यूपीए के समय में, यूपीए सरकार के समय में महाराष्ट्र में मैं गुजर रहा था और रोड से जर्नी थी वो, और उस दौरान जो था प्याज का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा आसमान छू रहा था, 90 रुपये इस तरह के प्राइस चल रहे थे। तो जब मैं नासिक से गुजरा तो किसान जो है, नासिक का किसान, वो सड़क पे खड़ा हुआ था और अपनी पूरी फसल लेके खड़ा हुआ था, और उस फसल का दाम क्या था, 9.5 रुपये पर केजी। तो ये हालत है। तो अगर किसान पैदावार भी करता है, जैसा कि बाकी पैनलिस्ट भी बोल रहे थे, तो उसका दाम मिलना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसको उसका दाम मिलता है तो ना तो उसको लोन की ज़रूरत होगी, ना किसी और की चीज़ की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपने कहा कि लोन वेवर जैसे पे सरकार जो है वो डिग रही, उसने नहीं किया, उसका कारण ये भी है कि सरकार को ये पता है, इस सरकार को ये पता है कि एक बार लोन देने के बाद दोबारा किसान को लोन चाहिए होगा, क्योंकि उस लोन को लेकर जब वो फसल पैदा करेगा या फिर वो किसी और तरह के डेयरी फार्मिंग में या किसी में भी है, उसको दोबारा से उस लोन की जरूरत पड़ जाएगी। बिल्कुल। और फिर ये एक साइकिल बन जाएगा जिसमें बार बार आपको लोन वेवर करने पड़ेंगे। इससे अच्छा इस सरकार ने, और मैं बहुत तारीफ करूंगा क्योंकि ये सरकार जो है दूसरों से सीखने में इसको कोई गुरेज नहीं है जी। तो अगर तेलंगाना का हम एग्जांपल लें, वहां पर जिस तरह से राइतु बंधु जो स्कीम थी, उसने जिस तरह से एम्पावर किया है किसानों को, और देखिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल सिक्योरिटी किसानों की हो, उसने जिस तरह से एम्पावर किया उससे इस सरकार ने सीखा, और ये भी उसी तरह की स्कीम जो है वो लेके आए जिसमें किसानों को डायरेक्ट पैसा दिया जाना था। और इसके लिए उन्होंने पहले से रास्ते बना रखे थे, जनधन अकाउंट खोल रखे थे ताकि पैसा डायरेक्टली किसान की जेब तक पहुंचे और उसको उसका फायदा पहुंचे। तो ये दो तीन चीजें जो है ये सरकार कर रही है, जिसके कारण, और प्रधानमंत्री वैसे भी बोल चुके हैं कि मैं एक बेस तैयार कर रहा हूं, इससे आगे बहुत कुछ करना है। जैसे इस पे भी अगर हम बात करेंगे आगे तो ये भी बात आएगी कि इससे आगे बढ़कर हमें रूरल इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। वहां पर किस तरह से प्रोड्यूस को जल्दी से जल्दी हम प्रोसेस करें, इस पे ध्यान देना। यानी कि पूरा एक सिस्टम बनाया गया और सिस्टम के तहत ही चला गया, और वो अब अपने रिजल्ट्स भी दिखा रहा है। चलिए सुन लेते हैं कि किसानों की स्थिति और सरकार की नीतियों पर विशेषज्ञों का क्या कहना है। एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम होता था कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा था, अब प्रॉफिटेबिलिटी कम होते जा रही थी। सरकार ने कहा कि इनकम का, फार्मर्स का इनकम जो है हम दोगुना करेंगे, 15-16 को बेस बना के 22 तक इनकम को दोगुना करेंगे। उसमें स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स भी हैं, बड़े फार्मर्स भी हैं। तो एक तो कहा गया कि उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसका बेनिफिट इस तरह से होगा कि जितना भी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फिर फैमिली लेबर का कॉस्ट है, इंपोर्टेड वैल्यू है, प्लस 50% मार्जिन दे के उसको दिया जाएगा, फार्मर्स को फिक्स किया जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ऑलरेडी पिछले 2 सीजन में, खरीफ में और रबी में एक हो गया है। तो इसका ये हुआ कि फार्मर्स का इनकम बढ़ाने में एक ठोस कदम है जिसको हम कहेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वामीनाथन कमीशन की जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसको इस गवर्नमेंट ने 10 साल ठंडे बस्ते में पड़ी रहने के बाद में पहली बार इस गवर्नमेंट ने उसको लागू करने की घोषणा किया। और हर एक क्रॉप को किसान लॉबीज कहती हैं कि साहब C2 प्लस 100% वाला फार्मूला, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट वाला नहीं आप अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उस अगर टर्मिनोलॉजी में ना जाएं और बेनिफिट के तौर पे देखें तो ऑलमोस्ट अक्षरशः उसको लागू कर दिया है। हर एक क्रॉप पे कम से कम लागत का 50% प्लस मिल रहा है, कुछ में 100%, कुछ में 125% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो उस लिहाज से मैं ये मान रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट ने जो एक प्राइसिंग फ्रंट पे काम किया है, लेकिन उस पर एक चैलेंज जो बड़ा बना हुआ है वो ये है कि जो प्रोक्योरमेंट है उसमें 15 से 17% ही किसान कवर्ड हैं, तो कैसे कवरेज इसको बढ़ा सकें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चैलेंजेस की भी बात कर रहे हैं और साथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किस तरह से भुनाई है सरकार ने, उस पर भी विशेषज्ञों ने बताया। रामकृपाल जी, जल्दी से एक रिएक्शन चाहूँगी कि जिस तरह से अब जो आगे का अगर आगे का देखा जाए, मापदंड देखा जाए, उसमें अब क्या कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, जैसा कि हमारे बाकी सहयोगियों ने भी कहा, एक बात तो ये है, ऐसा नहीं है कि इस सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, जो बेसिकली जिसको कहें कि जो बुराई की जड़ जिसको पकड़ना होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए पैसा पहले भी नहीं आया। राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपये भेजता हूँ 15 पैसे मिलता है, सही बात थी। ऐसे ही जैसे कि आप 10 हार्स पावर का
पंप सेट लगा लें और पानी निकलता रहे और चारों तरफ बहता रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप एक टुल्लू छोटा सा भी लगाते हैं 5 हॉर्स पावर का भी 2-2.5 हॉर्स पावर का और एक नाली बनाते हैं तो पानी वहाँ तक पहुँचेगा जिस खेत में आपको ले जाना है। पहली बात किसान के साथ ये होता है कि पहली चीज़ है कि उसका उत्पाद खरीदा जाए। आप दाम भले कितना भी बढ़ा लें, अगर मेरी चीज़ खरीदी ही नहीं गई तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इंश्योर किया जाए पहले ये। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मैं जानता हूँ कि गन्ने को लेकर के या बाकी चीज़ों को लेकर के निश्चित तौर पर ये हुआ है। दूसरी बात क्या है कि देखिए ये लोन वेवर जो अब तक होता रहा बड़ा आसान तरीका होता है जी। ज़मीनी सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग बटाई की खेती करते हैं जी। वो शहरों में रहते हैं, उनकी खेती कोई और करता है और ये जो पैसा जाता था ये चंद लोगों तक ही बट के रह जाता था। जो रियल है, जो छोटा काश्तकार है जी। वो बेचारा बैंक तक जाता ही नहीं था, लोन लेता ही नहीं था। अब जी ये 2000 रुपये है जिसके पास जमीन का बहुत छोटा सा भी टुकड़ा है, सवाल उसका ये नहीं कि 5 एकड़ से कम कुछ भी है, आपके पास मान लीजिए कि बिल्कुल 1 बिस्वा जमीन है तो भी आपको 2000 रुपये मिलेंगे जी। और जो लैंडलेस लेबर है उसके लिए जो उन्होंने पेंशन स्कीम शुरू की है, यानी खेती में वे लोग लगे हुए जिनके पास लैंड है और जिनके पास लैंड नहीं है, जो वहाँ पे लैंडलेस पीजेंट्री है, जो लेबर है, और दोनों के लिए ₹2000 किया भी है। किस तरह से किसान की जिंदगी बदल सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहेगी चर्चा जारी। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। Watch In Depth with me, Tina Jha, at 6 p.m. गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राष्ट्रपति भवन स्थित जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा ये टावर ब्रिटिश वायसराय को जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधव सिंह की भेंट। स्तंभ का ऊपरी हिस्सा कांच से बने षटकोणीय सितारे और कांस्य कमल से सुसज्जित। स्तंभ के भीतर लगी 5 टन वजनी शैफ्ट से ये कमल घूमता है 6 इंच वृत्ताकार और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है हर 3 सेकंड बाद बार बार। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत में खेतीबाड़ी लंबे अरसे से कठिनाई के दौर से गुजर रही है, जिसे खत्म करने के लिए सरकार ने किसानों के हितों और कल्याण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है और इन योजनाओं की मदद से किसानों के जीवन पर सामाजिक और आर्थिक पहलू से सकारात्मक असर देखने को मिला है। दो 2014 में नई सरकार का गठन हुआ
तो किसानों की तकलीफें दूर करने के लिए कृषि बजट में बढ़ोतरी हुई। साथ ही कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए। इनमें फसल बीमा योजना से लेकर मिट्टी की जांच की योजना और खेती को तकनीक से जोड़ने से लेकर परंपरागत खेती के विकास की योजना शामिल है। सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार स्कीमें, राष्ट्रीय कृषि वानिकी यानी मेड़ पर पेड़, नीम कोटेड यूरिया जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू कर दिए ताकि चुनौतियों से जूझ रहे किसानों की परेशानी खत्म हो। सरकार ने किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य भी तय किया है। खेती बाड़ी को फायदे का सौदा बनाने के लिए किसानों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार ने देशव्यापी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना चलाई है, जिसके तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी खेती के लिए पानी की हर बूंद के इस्तेमाल पर जोर देते हुए हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को तालाब बनाने और सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है और इसके लिए 2014 से 2017 तक 4,510 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी की जा चुकी है। जैविक खेती से भी किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए परंपरागत कृषि योजना लागू की गई है। उत्तर पूर्व में जैविक खेती के लिए एक विशेष राष्ट्रीय मिशन को भी लागू किया गया है। इसके साथ ही फसलों की बिक्री में बिचौलियों को समाप्त करने और एक पारदर्शी बाजार व्यवस्था विकसित करने के लिए ई-नैम योजना भी चलाई जा रही है। ये देश भर की कृषि मंडियों का नेटवर्क है जो किसानों और व्यापारियों को साझा डिजिटल मंच प्रदान करता है। इसके अलावा देश के प्रत्येक जिले में एक किसान विकास केंद्र और बड़े जिलों में 2 केंद्र खोलने की पहल की गई है। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना के तहत देश भर में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 100 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों के विकास के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी विकास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में 2014 के दौरान दुग्ध उत्पादन 137.7 मिलियन टन था, जो 2018 में बढ़कर 176.4 मिलियन टन तक पहुंच गया है। वहीं 2011 से 2014 के बीच मछली का उत्पादन 272.88 टन था, जो 2014 से 2017 के दौरान बढ़कर 324.74 लाख टन हो गया है। बागवानी विकास की अनेक योजनाओं को समेकित करने एकीकृत बागवानी मिशन शुरू किया गया है, जिसमें नई तकनीकों से लेकर कोल्ड चेन के विकास और बाजार सुविधाओं तक वित्तीय सुविधा दी जा रही है। अनुसंधान के नतीजों को किसानों तक तेजी से पहुंचाने के लिए लैब टू लैंड की मुहिम भी चलाई जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी शुरू की है, जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता मिलेगी। ये रकम 2,000 रुपए की 3 किस्तों में लाभार्थी के बैंक में सीधे जाएगी। देश भर में 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना से फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बजट दर बजट हमने देखा कि कृषि को प्राथमिकता दी गई है। राहुल, क्या लगता है कि खेती को तकनीक से काफ़ी जोड़ा गया इस बार और काफ़ी मूल मुद्दा समझा गया कि क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसानों की? देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, ये ठीक बात है कि आप जो मंडियां हैं उनको आप ई मंडी या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बातें ठीक है, लेकिन जहाँ तक हमारे एग्रीकल्चर का सवाल है, क्योंकि छोटे खेत हैं, छोटे किसान हैं, अब भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो, उसमें मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा हो ताकि फार्मिंग से जो प्रोड्यूस है वो ज़्यादा हो सके। और ऑफ कोर्स मैं ये भी बात मानता हूँ कि वो मंडी तक पहुँचाना भी ज़रूरी है। इसके लिए जो ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और इस तरह की योजनाएं हैं, इन्होंने भी काफ़ी रोल प्ले किया है। दूसरी तरफ मैं ये भी मानता हूँ कि जब हम न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो नए जो तरीके हैं जो प्रोड्यूस है उसे खरीद कर बेचने के, उन पर भी थोड़ा ध्यान जो है वो ज़रूरी रहता है और उसमें भी सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है। जैसे कि अब एक सिंपल तरीका है कि जो सुपर स्टोर्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, वो जिस तरह से ख़रीद करती हैं, उन्होंने जिस तरह से सीधा किसान के पास जाके ख़रीद करनी शुरू की है, उससे भी किसान को बहुत फ़ायदा होता है।
दूसरी तरफ मैं इससे भी हट के बात करता हूँ कि जैसे जैविक खेती को जो बढ़ावा देने की बात है, उससे किसान की अपने प्रोड्यूस का जो अपनी फसल है उसका दाम ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सारे भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जितना इनकरेजमेंट मिलेगा, जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ये बेस मैंने बनाया है, इससे आगे जाने की तैयारी हम कर रहे हैं। तो ये बेस बहुत अच्छा है जिसमें इस तरह की कोशिशें की गई हैं कि किस तरह से सोशल सिक्योरिटी किसान को दी जाए, किस तरह से उसको लोन के लिए भी मुहैया कराया जाए, किस तरह से उसको सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी स्कीम्स ली जाए ताकि उसको ये बताया जाए तुम्हें किस तरह से अपनी ज़मीन का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद अगला जो फेज़ है वो आएगा, वो फेज़ जो होगा उसमें ये कोशिशें की जाएगी कि नई जो तकनीकें हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर करने की तकनीक है या फिर उसको बेचने की तकनीक है, मार्केटिंग, ये सारी तकनीकें एग्रीकल्चर को और बढ़ाएंगी। और यतीश, सड़क के बिना ये नहीं हो पाता, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़क नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उस सड़क सिर्फ खेत से मंडी तक, गांव से मंडी तक, ये सब सड़कें पे वो किया गया है, इन्वेस्टमेंट की गई है। बट मैं इससे पहले एक और पॉइंट पे तवज्जो देना चाहता था, वो ये है कि सोचने का तरीका क्या होता है। हमारे देश में अब से पहले ये माना जाता था कि अगर उत्पाद बढ़ेगा, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो खेती अच्छी हो रही है, किसान बेहतर कर रहा है या बढ़िया कर रहा है। आप देखें पिछले 3 साल में जो शब्द इस्तेमाल होने लगा है वो है कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, हम उत्पाद दुगना नहीं करेंगे। अंतर क्या हो उससे कि फोकस आ गया किसान की आय पे, उसकी प्रोडक्शन बढ़े या ना बढ़े, उसकी इनकम क्या हो रही है, हम उसका मार्जिन बढ़ाएंगे। आप देखिए पिछली बार जब उन्होंने एमएसपी खरीफ पे एमएसपी बढ़ाया था तो उन्होंने प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने क्या कहा कि हम 50% मार्जिन बढ़ा रहे हैं। तो फिर फोकस किस पे है? आय पे। ये नहीं कि हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और उसके 1 एकड़ के खेत में अब हम उसको दुगना प्रोड्यूस करेंगे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि जितना फर्क पड़ता है कि उसकी आय क्या हो। तीसरी चीज़ जो रामपाल जी ने हिंट की थी, देखिए, और इसमें आपको तकनीक और टेक्नोलॉजी के बीच में अंतर समझना है। फोकस कहाँ है? फोकस है तकनीक पे। तकनीक क्या है? ड्रिप इरिगेशन। पहले क्या है कि बड़े डैम, बड़ी सिंचाई योजना, उस पे फोकस था। सिर्फ इस सरकार के आने के बाद पहली बार ड्रिप इरिगेशन पे 5,000 करोड़ का आवंटन किया गया। ये अपने आप में अमाउंट बड़ी नहीं है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि जब भी आप ड्रिप इरिगेशन में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप मेगा प्लांट, मेगा प्रोजेक्ट, मेगा इरिगेशन, जहाँ पे स्कैम और करप्शन हुआ करता था, उसको आप ख़त्म करके एक टारगेटेड, सिंप्लीफाइड स्मॉल प्रोजेक्ट को फंड करते हैं, जिसमें आप किसान को डायरेक्टली पैसा दे सकते हैं, जिससे वो ड्रिप इरिगेशन अपने खेत पे लगा सकते हैं, जिसमें पानी की खपत भी कम होती है, जो अपने आप में बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको पूरे खेत में पानी नहीं भरना, आपको जहाँ पे फसल लगी है, जहाँ पे पेड़ लगा है, उसके पास ही पानी देना। देखिए, ये सब सोच का बदलाव है। ये जल्दी हो सकती है चीज़ें, बट इसका इम्पैक्ट ओवर ए पीरियड में, मतलब समय लगता है इसको आने के लिए। इसी एरिया में एक और चीज़ पे आपका मैं ध्यान लेकर आऊँगा। 2009 से 2014 आप देखिए, और ये सरकारी आंकड़े हैं, प्रधानमंत्री भी इन्हें कह चुके हैं कई बार, कि सरकार का पूरा बजट जो कृषि पे लगता था वो करीब 1,21,000 करोड़ के आसपास था। 2014 से 2019 का देखिए तो ये पूरा डबल हो गया, यानी कि अब ये 2,11,644 करोड़। तो यानी कि एक डबल होने, मतलब किसी भी चीज़ में किसी सरकार को करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसान की कोई लॉबी नहीं है। किसान कंपनी या इंडस्ट्री की तरह लगातार सरकारी दफ्तरों में नहीं बैठता रहता कि मेरे को ये चाहिए, ये मेरा हक है। किसान तभी आता है, और आता है फिर वो ज़मीन पे से सड़क पे आता है जब उसको दर्द होता है या उसको डिस्ट्रेस में होता है। तो ये अपने आप करना और उसको लागू करना मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत बड़ी। रामकृपाल जी, आवंटन तो हमेशा हुआ करते थे बजट में, लेकिन रिजल्ट्स नहीं निकलते थे।
इस बार इम्प्लीमेंटेशन कितना आपको डिफरेंट लगा? खासकर बहुत चर्चा में ये भी आता है कि प्रधानमंत्री जो है मंथली मीटिंग्स लेते हैं और लगातार फीडबैक लेते रहते हैं कि कितना हुआ, कैसे हुआ। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन की बात की है। सबसे पहली बात है कि आप जो हिंदुस्तान का ये पूरा इतना बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है, किसान है जो बहुत बड़ी संख्या में है, इसको लेकर के आपकी कितना आप इसकी दर्द को समझते हैं और इसको लेकर के इसके दर्द को निपटाने के लिए नीतियां आपकी क्या हैं। देखिए, अभी आपने एक चीज़ ध्यान नहीं, हम लोग पहली बार ऐसा हुआ है कि मत्स्य विभाग यानी फिशरीज डिपार्टमेंट का एक मिनिस्ट्री बनाई गई है। सीधी एक बात आप समझ लीजिए, हमारे देश में जमीन नहीं पूरी दुनिया में कहीं नहीं बढ़ेगी। भगवान ने एक ही बार जमीन बनाई थी, वही है। आबादी हमारी बढ़ेगी। एक आदमी है, मान लीजिए उसके पास 10 एकड़ का काश्तकार है, उसके 4 बच्चे होंगे, तो निश्चित जानिए आने वाले समय में जोत हमारी छोटी होती जाएगी। तो ये संकट ऐसा संकट है कि इसको कोई सरकार इस बात को रियलाइज करे। नतीजा क्या होगा कि सिर्फ आप गेहूं, दाल और गेहूं, धान और गन्ना, इससे दिमाग हटाइए। पहली बार मोदी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पशुपालन, फिशरी, आप देखिए ये कह रहे हैं मत्स्य पालन, मत्स्य विभाग, जब तक आप उसको वैकल्पिक खेती में वैकल्पिक रोजगार तैयार करने की बात है। एक बहुत बड़ा इस सरकार ने उधर बहुत बड़ा काम किया है। एक आज छोटी सी आपको बात बता रहा हूँ, प्रोटीन का साधन दालें होती हैं। हमारे इस काऊ बेल्ट में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं शाकाहारी हैं, ठीक है उनकी बात, जो दाल ही खाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसी रही है जो प्रोटीन के दूसरे साधनों से प्रोटीन पूरा करती है जी। आप देखिए उसमें फिशरी, मत्स्य पालन बहुत बड़ी चीज़ है। इस पूरी धरती में पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसी रिवॉल्यूशन होकर के उभरी जिसके बारे में कई अखबारों में नहीं आया। बिल्कुल। और आप जानते हैं आज गांव-गांव तक पोल्ट्री फार्मिंग को सरकार बढ़ावा दे रही है। आप ये देखिए कि प्रोटीन के वैकल्पिक उपाय भी हैं बहुत सारे। तो मेरा ये कहना है, खेती पर पहली बात यह है, किसान अगर मैं 2 रुपए लागत मेरी है तो मुझे 2.5 रुपए 3 रुपए नहीं मिलेगा, तो मेरा उसमें लेबर भी है। तो एक तो सरकार ने क्या किया, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की, मूल्य बढ़ाया। दूसरा सुनिश्चित यह किया कि सिर्फ मूल्य बढ़ाने से नहीं होता, मूल्य बढ़ा दिया और पता चला कि आपका कोई सरकार खरीद ही नहीं रही है, बिचौलिया सस्ते दाम पे खरीद करके ले जाके सरकारी गोदाम में भेज देगा, हो जाएगा। नहीं, ये सुनिश्चित करना है कि सरकार और किसान मंडी में जाए, उसको बेचे, सरकारी खरीद केंद्रों तक जाए, ये सुनिश्चित करना। और तीसरी चीज ये है कि हमेशा जमीन उसकी घटेगी, वो होगा तो उसको वैकल्पिक साधन और वैकल्पिक रोजगार पैदा करना गांव में, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज जिस पर सरकार ने बहुत फोकस किया है। इस चीज को जब हम खेती की बात करते हैं तो हमें सिर्फ गन्ना, गेहूं, धान ही नजर आता है। ये बहुत बड़ी चीज है कि जो उसके वैकल्पिक उस संसाधन और जो पैदा करने की बात सरकार ने ध्यान दिया है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। मैं जैसे उदाहरण दिया कि मछली पालन विभाग का एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया, ये बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है। सोच बदलने वाली बात थी, चर्चा करेंगे। और साथ ही जो नई नीतियां लगी, चाहे वो सोयाबीन को लेकर ही क्यों ना हो, सरकार ने जो नई नीतियों को लागू किया है किसानों के फायदे के लिए, जिन योजनाओं को शुरू किया, उनका असर क्या होगा, इस बारे में क्या है विशेषज्ञों की राय, उस पर नजर डालते हैं। इनकम ट्रांसफर एक बेटर माध्यम है लोन वेवर से, क्योंकि लोन वेवर में प्रॉब्लम है कि वो मिडिल और लार्ज फार्मर को फेवर करता है, और जो बहुत छोटे फार्मर्स हैं वो काफ़ी इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं, साहूकार से लोन लेते हैं, तो उनको लोन वेवर में कोई उतना लाभ नहीं हो पाता। तो जहाँ तक प्रश्न ये है कि इनकम ट्रांसफ़र की बात है, वो मैं उसको बेटर रेट करता हूँ और एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि कम से कम फार्मर अपना बीज खरीद सकता है, फर्टिलाइज़र खरीद सकता है, पानी का बिल दे सकता है, ये फ़ायदे अवश्य हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप खाली दूसरे के ऊपर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रुकिए, आप मतलब आप लोन लेके कोई एक्टिविटी शुरू करिए और इनकम जनरेशन आपके लिए करिए और दूसरे के लिए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करें। तो काफ़ी हुआ है इसमें, अभी काम बाकी है और भी इसमें कुछ चीज़ें करनी है इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस करके, लेकिन काम हो रहा है, इसमें तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा सौभाग्य है, उजाला है, उस सारे में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स लोगों के सामने आ रहा है। लेकिन ये है कि पूरी तरह से हम कहें कि सारा देश अभी कवर्ड हो गया, सारे गरीबों का हालात सुधर गया, ये फाउंडेशन स्टोन जिसको कहते हैं ना, कि फाउंडेशन तो डाल दिया गया, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए
कुछ और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ शुरुआतें तो उन्होंने किया, जैसे यूपीए 1 में जो राष्ट्रीय किसान विकास योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, एक बहुत बड़ी स्कीम थी। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एक बहुत बड़ी स्कीम थी। फिर SFAC का क्रिएट करना और आगे उसको मजबूत करना, तो कुछ उन्होंने किया। फिर लोन वेवर किया। लेकिन उसके अगर कंपैरिजन में आप एनडीए को देखें तो इसमें बहुत बड़ी स्कीम्स और बहुत ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है यूपीए के टाइम पे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं फ्रैंकली ऐसा मानता हूँ कि हर एक सरकार ने अपने कार्यक्रम में कुछ न कुछ किसानों के लिए किया, अच्छा किया है। लेकिन तुलनात्मक तौर पे अगर देखेंगे तो ये बात सही है कि एनडीए की गवर्नमेंट ने कहीं ज़्यादा किया है। तो उस हिसाब से यूपीए की गवर्नमेंट ने कम करती दिख रही है। तो किसानों के दर्द को समझा है और उसकी दवा भी देने की कोशिश की है। राहुल, अगर बात करें बिजली की, एक बहुत बड़ा कठिनाई या कहें मुश्किल किसानों की होती थी कि बिजली उनके घरों तक नहीं पहुंचती थी, उनके फील्ड्स तक नहीं पहुंचती थी, इरिगेशन नहीं हो पाता था। इसको लेकर क्या कदम उठाए गए? देखिए, बिजली का तो बहुत साफ है। जिस तरह से बिजली गांव-गांव तक पहुंची है, ये तो एक बड़ा अचीवमेंट है इस सरकार का। और दूसरा, बिजली से मतलब ये भी है कि नेचुरली किसान को बिजली चाहिए, चाहे उसको अपना पंप सेट चलाना है या उसको कोई भी चीज़ और करनी है। उसको इनफैक्ट बिजली के ज़रिए नहीं तो हाथ से काटना पड़ेगा अगर उसको फसल काटनी भी है, लाके उसको अलग अलग चारा बनाना है या बाकी सारी चीज़ें इंतजार करते थे कि बिजली कब आएगी। हाँ, उसके अलावा मुझे जो लगता है, मैं जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी जो बोल रहे थे कि यूपीए में और यहाँ पे बीजेपी और एनडीए सरकार में एक फ़र्क दिखाई देता है। वहाँ पर कुछ करने की चाह थी कि अच्छा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये कर दीजिए, अच्छा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये कर दीजिए। जो यहाँ मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये ज़्यादा फोकस्ड है। अच्छा, अब जो है अगर इरिगेशन है तो इरिगेशन पे क्या करना चाहिए, जो ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही हैं उसको फास्ट ट्रैक कर दो, उस तरह से किया गया। अच्छा, पैसा किसान के पास नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, बीज किसान के पास नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए। तो जो फोकस तरीके हैं चीज़ों को करने के, ज़्यादा फोकस इस सरकार का दिखता है एग्रीकल्चर पर। यानी कि मूल समस्या क्या है उसको ढूंढ के और फिर उसका जड़ तलाश के उसका सॉल्यूशन दिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं। ब्रेक के बाद भी चर्चा रहेगी जारी। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। Today we'll take a closer look at the draft e-commerce policy. We need to provide a level playing field for domestic industry, for domestic consumers, and that there should not be any exploitation. There should be transparency in all the dealings of the e-marketplace. Major objective, of course, which is very important, of course, the policy clearly lays down that data generated in India will remain in India, first of all. Data generated outside, which is used in India, may be communicated and shared with other. Focusing on all the parameters, starting from the development of the economy, data protection, and the consumer protection, and for the overall development of the economy, and to create employment opportunity. Watch In Depth with me, Tina Jha, at 6 p.m. मोदी सरकार ने देश में सामाजिक सरोकार से जुड़ी कई योजनाएं चलाई हैं जो लोगों को सशक्त कर रही हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जीवन की अनिश्चितताओं से जूझ रहे लोगों को प्रभावी तरीके से न सिर्फ मदद कर रही हैं बल्कि परिवार को मुश्किल वित्तीय हालात से उबरने में भी मजबूती प्रदान कर रही हैं। आम जनता के जीवन स्तर में सुधार आए, उनका हौसला और विश्वास बुलंद हो, इसी मकसद के साथ एनडीए सरकार के मौजूदा कार्यकाल में जन सरोकार से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत की गई और लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए योजनाओं का प्रचार भी किया गया। पहले से चल रही कई उन योजनाओं को भी रफ्तार दी गई जो जनता के हितों से जुड़ी थीं, लेकिन उनके नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन सतत प्रयास से वो मुमकिन होता दिखाई दे रहा है जो कल तक नामुमकिन नजर आता था।
लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। जीरो बैलेंस पर खुलने वाले इस खाते में लोगों को 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाता है। इस योजना के तहत देश भर में 2014 से 2017 के दौरान करीब 28 करोड़ बैंक खाते खुलवाए गए। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। कई योजनाओं को आधार के जरिए सीधे जोड़ा ताकि सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचे। चालू वित्त वर्ष में इसके तहत 280 करोड़ से ज्यादा लेन देन किए जा चुके हैं। किसानों को खाद की मारामारी से छुटकारा दिलाने के लिए नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा देकर यूरिया की कालाबाजारी पर लगाम लगाई गई। इसकी मदद से अनाज की पैदावार में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उज्ज्वला योजना के जरिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली लगभग 4 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर उन्हें धुआं मुक्त रसोई मुहैया कराई गई है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, इसके जरिए देश भर में बिजली की उपलब्धता को पूरा करने का लक्ष्य अब पूरा होने को है। इसके अलावा कई अन्य ऐसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं जो सीधे सीधे आम जनता के जीवन के स्तर को उठाने का काम कर रही हैं। देश में गरीब तबके को सेहत की सुरक्षा प्रदान करते हुए आयुष्मान भारत योजना लाई गई है, जिसके तहत 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना तय किया गया है। इस योजना के दायरे में ग्रामीण इलाके के 8.3 करोड़ परिवार और शहरी इलाके के 2.33 करोड़ परिवार आएंगे। सरकार ने ग्रामीण इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में सभी परिवारों के लिए 2022 तक घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। 1 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान तैयार भी कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की ओर से छोटे और मध्यम कारोबारियों को बिना किसी सिक्योरिटी के कर्ज देने का प्रावधान है। ये कर्ज नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में छोटे कारोबार को बढ़ावा देते हुए रोजगार बढ़ाने के लिए दिया जाता है। स्वरोजगार और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी चलाई जा रही है। कामकाजी गर्भवती महिलाओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ये योजना 2006 में शुरू की गई थी, लेकिन 2014 में एनडीए सरकार के गठन के बाद इस योजना से जुड़ी तमाम विसंगतियों और खामियों को दूर किया गया है। सरकार ने 2019-20 के अंतरिम बजट में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया है, जबकि 2018-19 के लिए ये राशि 55,000 करोड़ रुपए की थी। गांव के लोगों को इस योजना से आजीविका तो मिल रही है। मौजूदा सरकार की कोशिशों से मनरेगा ग्रामीण भारत को बुनियादी तौर पर मजबूत करने का काम भी कर रहा है। वहीं साफ सफाई के लिहाज से भी सरकार ने देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है। 2014 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर इसकी शुरुआत की गई थी और आज देश के करीब 99% घरों में पक्के शौचालय बनाए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया गया ये अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है, जिसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत इसी बरस 2 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हालांकि आधार भी यूपीए सरकार के समय ही शुरू किया गया था, लेकिन उसको किस तरह से एनडीए ने आगे बढ़ाया, इस पर करते हैं चर्चा। आधार को रामकृपाल जी किस तरह से बेहतर किया गया, किस तरह से इस्तेमाल किया गया बेहतर तरीके से और जनधन के साथ जोड़ा गया? नहीं, ये तो बहुत मतलब मैं इसको अगर ये कहूँ कि अकल्पनीय था ये कि इतने बड़े पैमाने पर आधार इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हालांकि तमाम एक तबका लगा रहा कि नहीं इसको ख़त्म किया जाए, अदालत में भी गए सारी चीज़ें, लेकिन आप देखिए राज्यवार जो लगातार अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं, एक एक स्टेट में लाखों लाख ये फर्जी लोग आज से नहीं सालों साल से वो पैसा ले रहे थे, कम से कम आधार से वो गायब हो गए। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में एक हेडिंग छपी थी अखबार में, उत्तराखंड से इतने लाख बच्चे गायब। तो मैं समझ नहीं पाया, मैंने पढ़ा कि इतने लाख बच्चे गायब,
उसका मतलब यह था कि जब आधार हुआ तो जो फर्जी बच्चे थे जिनके नाम पे वो तमाम पैसा आता था वो सब गायब हो गए। तो आप कल्पना कर सकती है कि कितना पैसा, जो राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ 85 पैसा लोग खा जाते हैं, बाहर चला जाता है, बहुत बड़ी चीज़ उसमें हुई है। और खुद तो आंकड़े हैं कि जो पैसा ये बच गया जो फालतू का जाता था, उससे कितनी और योजनाएं आगे चल रही हैं। ये जेटली जी ने भी कहा था कि जो इतना पैसा हमारा बचा है हम इससे कई और भी वो तरह की योजनाएं हम इसको ला सकते हैं। आधार का ही ये चमत्कार है कि आज जो भी मोदी जी जो बातें कर रहे हैं, जो पैसे बच रहे हैं, सारी चीज़ें, कि उन्होंने जो कहा था कि ये 2-3 चीज़ें किसान के बारे में जैसे हो रहा था, मैं एक बात कह दूं, किसान की बेसिकली क्या है, वो जो कमाता है वो कहाँ खर्च करता है, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, ये 3 चीज़ें। अगर आप इन 3 चीज़ों का आप सुनिश्चित सरकार अगर इसमें मदद कर रही है तो किसान का आधा दर्द तो खत्म हो जाता है। जैसे आयुष्मान भारत से अभी जो आपने देखा वो हुआ, तो ये जो स्कीमें हैं ये भी किसानों को कहीं ना कहीं से वो ऐड कर रही हैं, उनको फायदा पहुंचा रही हैं। जी यतीश, सामाजिक सरोकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे दवाई की बात कही, आयुष्मान भारत की बात कही, कई स्टेट्स ने लागू नहीं किया, तो ये कहीं तरह से उनकी असहयोग की बात रही। देखिए, जो आयुष्मान भारत है उसका जो ढांचा है उसमें ये है कि केंद्र सरकार कुछ पैसा देगी, और क्योंकि हेल्थ है और हेल्थ का सब्जेक्ट स्टेट के पास है, तो केंद्र सरकार उसमें पैसा दे सकती है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो राज्य सरकार को करना है। राज्य सरकार को अपने इलाकों में उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो ये स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो उसमें कुछ, क्योंकि सरकार ने आधार तो दे दिए हैं, बैंक अकाउंट बना दिए हैं, लेकिन अब ये आइडेंटिफाई करना कि इन आधार के साथ इन लोगों की आय क्या है, वो दूसरा स्टेप है। तो और फिर उस आय के हिसाब से क्या ये लोग आयुष स्कीम के काबिल हैं या नहीं, वो तीसरा स्टेप है। फिर चौथा स्टेप ये है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जनरल हॉस्पिटल, यानी सरकारी अस्पताल और गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसका जो स्ट्रक्चर और ढांचा है जहां से ये इनकी डिलीवरी होनी है, यानी एग्जीक्यूशन होनी है हेल्थ सर्विसेज की, वो तैयार हो। पर मैं एक इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिस पे आपकी ध्यान लाना चाहता, वो है जब पल्सेस पॉलिसी। अगर आपको याद हो 2012, 2013 और 2014 में जो सबसे बड़ी दिक्कत देश के सामने थी वो थी फूड इन्फ्लेशन। और फूड इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि पल्सेस का उत्पादन नहीं था। दालें 100, 150, 250 रुपए की हो गई थी जी, और अब समय हाँ, तो पल्सेस पॉलिसी जो सरकार ने लाई, जिसमें दाल का कीमत भी कम दाम बढ़े और पूरा प्रोक्योरमेंट बढ़ा, 1.5 लाख टन से बढ़ के 20 लाख टन प्रोक्योरमेंट हो गया है। सामाजिक सेक्टर में राहुल, आप किस तरह से आंकते हैं सरकार? देखिए, मैं इसको अगर हम विश्व के स्तर पर देखें तो 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक होती है सोशल सिक्योरिटी, दूसरी है शिक्षा, तीसरा होता है हेल्थ। जी, इन तीनों एरियाज में इस सरकार का, एनडीए सरकार का जो काम है उसको सराहा गया है। और जो, जैसे आपने कहा, कई राज्य इसमें नहीं आ रहे हैं। देखिए, एक होता है पब्लिक प्रेशर होता है, जो राज्य इन सब चीज़ों को की अच्छी जो स्कीम्स हैं केंद्र की उसको नहीं अडॉप्ट करेंगे, उन राज्यों को इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए अच्छा है कि जो स्कीमें जनता के लिए अच्छी हैं उन स्कीमों को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो कोशिश यही रही सरकार की कि किस तरह से जीवन स्तर बेहतर किया जाए, चाहे वो गरीबों का हो, शोषितों का हो या फिर पीड़ितों का हो, जो कि मैनिफेस्टो भी था इस सरकार का। आप लोग स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल भी हम हाजिर होंगे वोट का हिसाब के अंग्रेजी संस्करण रियलिटी चेक के साथ, और चर्चा का विषय होगा महिलाएं और युवा। देखते रहिए राज्य समाचार।